नमस्कार। आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास के एक बेहद अहम मोड़ पर चर्चा करेंगे। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आना और कैसे उनमें से एक यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में अपना राज स्थापित करने में कामयाब हुई। जी। हम उन खास घटनाओं और तथ्यों पर गौर करेंगे जो अक्सर परीक्षाओं के लिहाज से भी महत्वपूर्ण होते हैं। बिल्कुल, ये कहानी सिर्फ व्यापार की नहीं बल्कि धीरे धीरे बढ़ती राजनीतिक महत्वाकांक्षा, टकराव और आखिरकार भारत के एक बड़े हिस्से पर कब्जे की है। ये समझना दिलचस्प है कि कैसे समुद्री रास्तों की खोज ने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया एक तरह से। तो सबसे पहले ये यूरोपीय कंपनियां भारत आई ही क्यों? कोई खास वजह थी इसके पीछे? हाँ, देखिए, एक बड़ी वजह थी 1453 में जब तुर्कों का कुस्तुनतुनिया मतलब कॉन्स्टेंटिनोपल उस पर कब्जा हो गया। अच्छा। इससे हुआ ये कि यूरोप और एशिया के बीच का जो पुराना जमीनी रास्ता था ना व्यापार का, हाँ। वो लगभग बंद हो गया। ओ, तो रास्ता ही बंद हो गया। हाँ, अब यूरोप के देशों को, खासकर पुर्तगाल और स्पेन, इनको भारत और पूरब के गर्म मसालों और दूसरे कीमती सामानों के लिए कोई नया समुद्री रास्ता खोजना बहुत जरूरी हो गया। और इस खोज में सबसे पहले कौन सा फल रहा? किसने ढूंढा रास्ता? देखिए, पुर्तगाल इस रेस में आगे था। बार्थोलोम्यू डियाज ने 1487 में अफ्रीका के दक्षिणी छोर केप ऑफ गुड होप का पता लगा लिया था। फिर उसके बाद 1498 में वास्को डे गामा इसी रास्ते से होते हुए एक गुजराती नाविक थे अब्दुल मजीद, उनकी मदद से केरल के कालीकट बंदरगाह तक पहुंच गया। तो वास्को डे गामा पहला यूरोपियन था जो समुद्र के रास्ते भारत पहुंचा। उसके आने से क्या बड़ा बदलाव आया? बहुत बड़ा। सोचिए, कालीकट के जो स्थानीय शासक थे जमोरिन, उन्होंने तो उसका स्वागत किया। अच्छा। पर जो अरब व्यापारी पहले से वहां व्यापार कर रहे थे, वो जाहिर है खुश नहीं थे। हाँ, उनका कंपटीशन आ गया। बिल्कुल। और जब वास्को डे गामा मसालों, खासकर काले मिर्च के साथ वापस पुर्तगाल गया, तो कहते हैं उसे अपनी यात्रा के सारे खर्च निकालने के बाद भी लगभग 60 गुना ज्यादा मुनाफा हुआ। 60 गुना? ओह, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ बिल्कुल। इस भारी मुनाफे ने ही बाकी यूरोपीय ताकतों को भी भारत की तरफ खींच लिया। यानी पुर्तगाली सबसे पहले आए। उन्होंने फिर अपनी पकड़ कैसे बनाई? फैक्ट्रियां वगैरह कहाँ खोली? उन्होंने कोचीन में 1503 में और फिर कन्नूर में 1505 में अपनी पहली फैक्ट्रियां खोली। उनके जो पहले गवर्नर थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई, ब्लू वाटर पॉलिसी, मतलब समुद्र पर कब्जा करो, शांत जल नीति। हाँ वही। लेकिन असली ताकत बढ़ाई अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। एल्बुकर्क, हाँ, नाम सुना है। उसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का असली संस्थापक माना जाता है। अच्छा, उसने ऐसा क्या खास किया था? उसने 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीन लिया और गोवा फिर आप देखिए 1961 तक उनके पास रहा। हाँ, आजादी के बाद तक। बिल्कुल। उसने मलक्का और हुरमुज जैसे जो अहम समुद्री रास्ते थे उन पर भी कब्जा किया, कोचीन को अपना हेडक्वार्टर बनाया और एक चीज और, उसने हिंद महासागर में अपना दबदबा कायम करने के लिए कार्टेज सिस्टम शुरू किया। ये कार्टेज सिस्टम क्या था? कुछ परमिट जैसा? हाँ बिल्कुल। इसके तहत हिंद महासागर में व्यापार करने वाले जो भारतीय और अरबी जहाज थे, उनको पुर्तगालियों से एक परमिट लेना पड़ता था, कार्टेज, और उसका टैक्स भी देना होता था। अच्छा, मतलब उनकी मर्जी के बिना व्यापार नहीं। जी, ये उनकी समुद्री दादागिरी का एक तरह से प्रतीक था। यहां तक कि मुगल बादशाह के जहाजों को भी ये लेना पड़ता था कभी कभी। तो पुर्तगालियों का दबदबा कब तक रहा और भारत को उनकी क्या देन मानी जाती है? देखिए, दबदबा तो उनका 16वीं सदी तक काफी रहा, लेकिन फिर उनकी जो कट्टर धार्मिक नीति थी, जैसे जबरन धर्म बदलवाना, और 1560 में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय, इंक्विजिशन जिसे कहते हैं, उसकी स्थापना। हाँ, वो काफी कठोर था शायद। जी, ये सब उनके पतन का एक कारण बना। साथ ही डच और अंग्रेजों से उन्हें कड़ी टक्कर मिलने लगी। और देन कुछ फसलें वगैरह? हाँ, देन की बात करें तो तंबाकू, आलू, टमाटर, लाल मिर्च, पपीता, मूंगफली, काजू, ये सब पुर्तगाली ही लाए। प्रिंटिंग प्रेस भी 1556 में गोवा में सबसे पहले उन्होंने ही शुरू किया, और जहाज निर्माण की कुछ तकनीकें भी। अच्छा, तो पुर्तगालियों के बाद फिर डच आए। उनका क्या फोकस था? क्या वो भी मसालों के लिए आए थे? डच ईस्ट इंडिया कंपनी VOC, वो 1602 में बनी। उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में खोली 1605 में। उनका मुख्य केंद्र पुलिकट रहा, जहां वो सोने के सिक्के भी ढालते थे, पगोडा।
पगोड़ा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि डचों ने मसालों से ज्यादा भारतीय सूती कपड़ों के निर्यात पर जोर दिया। ओह, कपड़ों पर। हाँ, भारत से कपड़े का बड़े पैमाने पर निर्यात शुरू करने का श्रेय काफी हद तक डचों को जाता है। लेकिन डच भी तो लंबे समय तक नहीं टिक पाए हैं। नहीं, अंग्रेजों से उनकी लगातार लड़ाई चलती रही, टक्कर थी जबरदस्त। आखिरकार 1759 में बंगाल में एक युद्ध हुआ, बेदरा का युद्ध। बेदरा, हाँ। उसमें अंग्रेजों ने उन्हें बुरी तरह हरा दिया और इस हार के बाद भारत में उनकी राजनीतिक ताकत लगभग खत्म हो गई। वो बस व्यापार तक सिमट कर रह गए। और फिर आते हैं अंग्रेज, जिनकी कहानी सबसे लंबी चली। उनकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरब के साथ व्यापार करने का चार्टर, मतलब एक तरह का इजाजतनामा दिया 15 सालों के लिए। अच्छा, शुरू में 15 साल। हाँ, पर शुरुआत में उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी। कैप्टन हॉकिंस 1608 में हेक्टर जहाज से सूरत पहुंचा और 1609 में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में गया फैक्ट्री खोलने की इजाजत लेने। हाँ, मैंने पढ़ा है, जहांगीर ने उसे कुछ उपाधि भी दी थी। जी, 400 का मनसब दिया, मतलब मुगल दरबार में एक ओहदा, और इंग्लिश खान की उपाधि भी दी। लेकिन पुर्तगालियों का दबाव बहुत था, तो स्थायी फैक्ट्री खोलने की इजाजत तब नहीं मिली। हाँ, सूरत में एक अस्थायी फैक्ट्री जरूर खोल दी थी 1608 में। तो स्थायी फैक्ट्री की इजाजत कब और कैसे मिली फिर? वो मिली 1612 में, स्वाली के युद्ध के बाद। सूरत के पास ही है स्वाली। अच्छा। इस लड़ाई में अंग्रेजों ने कैप्टन मिडल्टन के नेतृत्व में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को हरा दिया। इससे जहांगीर काफी प्रभावित हुआ और फिर 1613 में सूरत में स्थायी कारखाना, मतलब फैक्ट्री स्थापित करने की इजाजत दे दी। और फिर वो सर थॉमस रो भी तो आया था। हाँ, वो जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 में जहांगीर के दरबार में आया और वो ज्यादा कामयाब रहा। उसने मुगल साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में व्यापार करने और कारखाने लगाने की इजाजत हासिल कर ली। इसके बाद अंग्रेजों ने अपने पैर कैसे जमाए? उनके मुख्य केंद्र कौन कौन से बने? उन्होंने धीरे धीरे 3 बहुत अहम तटीय ठिकाने हासिल किए। एक तो 1639 में मद्रास, जहां उन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया। मद्रास। दूसरा 1661 में बॉम्बे, यानी बम्बई। ये उन्हें इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा से शादी में दहेज के रूप में मिला था। दहेज में मिला था बॉम्बे? जी हाँ। और फिर राजा ने 1668 में इसे सिर्फ 10 पाउंड सालाना किराए पर कंपनी को दे दिया। बस 10 पाउंड? हाँ, और बाद में कंपनी ने अपना मुख्यालय सूरत से बॉम्बे ही शिफ्ट कर लिया 1687 में। और तीसरा कलकत्ता। लगभग 1698 के आसपास कंपनी ने वहां के सूबेदार अजीमुशान से सुल्तानाती, कालीकाता और गोविंदपुर, इन 3 गांवों की जमींदारी खरीदी। अच्छा, ये 3 गांव मिलकर कलकत्ता बने? जी। जॉब चार्नक नाम के अंग्रेज ने इन गांवों को मिलाकर कलकत्ता शहर की नींव रखी और वहां फोर्ट विलियम बनाया। तो ये तीनों शहर, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, ये मेन पिलर बन गए हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। भारत में ब्रिटिश सत्ता के ये 3 प्रमुख स्तंभ बने। और फिर 1717 में एक और अहम घटना हुई, फर्रुखसियर का शाही फरमान। इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। इसका क्या असर हुआ? ये फरमान कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। इसके तहत बंगाल में सिर्फ 3000 रुपए सालाना टैक्स के बदले उन्हें बिना चुंगी दिए व्यापार करने की छूट मिल गई। बिना चुंगी दिए? हाँ, इसी को दस्तक कहा गया, एक तरह का फ्री पास। सूरत में भी 10,000 रुपए सालाना पर सारे टैक्स माफ हो गए और बॉम्बे में कंपनी जो सिक्के ढालती थी वो पूरे मुगल साम्राज्य में चलने लगे। ये तो बहुत बड़ी छूट थी। जी, लेकिन इसी दस्तक का जो गलत इस्तेमाल हुआ ना आगे चलकर, उसी ने बंगाल के नवाब और कंपनी के बीच झगड़े की असली नींव रखी। अच्छा, अब अंग्रेजों और डचों के अलावा डेनिश और फ्रांसीसी भी तो थे? हाँ, डेनिश लोग, डेनमार्क वाले, वो 1616 में आए थे। उन्होंने त्रैंकेबार, तमिलनाडु और सेरामपुर, बंगाल में अपनी फैक्ट्रियां खोली, पर वो भारत में ज्यादा कामयाब नहीं हो गए और 1745 में अपनी सारी फैक्ट्रियां अंग्रेजों को बेचकर चले गए। मतलब उनका रोल ज्यादा नहीं रहा? नहीं, ज्यादा नहीं। फ्रांसीसी थोड़े देर से आए। उनकी कंपनी सरकारी थी, कंपनी डेज इंडीज ओरिएंटलिस, जो 1664 में लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट ने बनवाई थी। सरकारी कंपनी थी वो? हाँ, ये एक बड़ा फर्क था ब्रिटिश कंपनी से। उन्होंने पहली फैक्ट्री सूरत में खोली 1668 में, फिर मसूलीपट्टनम में, पर उनका सबसे अहम केंद्र बना पौंडीचेरी, जिसकी नींव फ्रैंकोइस मार्टिन ने 1673 में रखी। बंगाल में चंद्रनगर भी उनका एक अहम ठिकाना था। और यहीं से फिर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच वो असली मुकाबला शुरू हुआ, जिसे हम कर्नाटक युद्धों के नाम से जानते हैं। हाँ बिल्कुल। 18वीं सदी के मध्य में भारत में कौन सुप्रीम होगा, इसके लिए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में जबरदस्त लड़ाई छिड़ी।
ये लड़ाई मुख्य रूप से कर्नाटक के इलाके में मतलब कोरोमंडल तट पर लड़ी गई, इसलिए इन्हें कर्नाटक युद्ध कहते हैं। 1948 यूरोप के ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार युद्ध से जुड़ा था। अच्छा, यूरोप की लड़ाई यहाँ लड़ी जा रही थी। हाँ वही। इसमें एक लड़ाई हुई थी सेंट टोमे की। वो अहम थी क्योंकि उसमें फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की छोटी सी अनुशासित सेना ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की बहुत बड़ी फौज को हरा दिया था। ओह, इससे यूरोपीय सैन्य ट्रेनिंग और अनुशासन का लोहा माना गया। खैर ये युद्ध एक्स ला शापेल की संधि से खत्म हुआ और मद्रास अंग्रेजों को वापस मिल गया। और दूसरा युद्ध? दूसरा युद्ध 1749-54 हुआ। भारतीय राज्यों के अंदरूनी मामलों की वजह से हैदराबाद और कर्नाटक दोनों जगह नवाब बनने के लिए झगड़ा चल रहा था। अच्छा, उत्तराधिकार का विवाद। जी। तो फ्रांसीसियों ने एक गुट का साथ दिया, अंग्रेजों ने दूसरे का। इसमें रॉबर्ट क्लाइव का नाम उभर कर आया। उसने अरकाट पर कब्जा करके अंग्रेजों की स्थिति काफी मजबूत कर दी। क्लाइव यहीं से हीरो बना? हाँ, कह सकते हैं। और इसी दौरान डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया गया, जो फ्रांसीसियों के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हुआ। ये युद्ध पांडिचेरी की संधि से रुका, मतलब कोई निर्णायक नतीजा नहीं निकला। और तीसरा युद्ध? वो निर्णायक रहा होगा। हाँ, तीसरा और आखिरी कर्नाटक युद्ध 1758-63 यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध के साथ शुरू हुआ और यही सबसे निर्णायक था। इसमें 1760 में वंडी वॉश की लड़ाई हुई। वॉन्डी वॉश, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। इसमें अंग्रेज जनरल थे सर आयरकूट। उन्होंने फ्रांसीसी सेनापति काउंट डी लाली को बुरी तरह हराया। ये फ्रांसीसियों के लिए एक करारी हार थी। और इसके बाद फ्रांसीसी खत्म। लगभग 1763 में पेरिस की संधि हुई। फ्रांसीसियों को उनकी फैक्ट्रियां तो वापस मिल गई, जैसे पौंडीचेरी, लेकिन अब वो ना तो किलेबंदी कर सकते थे, ना ही ज्यादा सेना रख सकते थे। मतलब राजनीतिक तौर पर उनकी ताकत भारत में खत्म हो गई। अब अंग्रेजों के लिए मैदान बिल्कुल साफ था। तो फ्रांसीसियों को रास्ते से हटाने के बाद अंग्रेजों ने अपना पूरा ध्यान बंगाल पर लगाया होगा। बंगाल ही क्यों चुना उन्होंने? क्योंकि बंगाल उस समय भारत का सबसे अमीर, सबसे उपजाऊ सूबा था। खेती बहुत अच्छी थी, व्यापार जबरदस्त था। सोने की चिड़िया कहते थे। हाँ, कुछ वैसा ही। और तब तक मुगल साम्राज्य काफी कमजोर हो चुका था। तो बंगाल के जो सूबेदार थे, जिन्हें नवाब कहते थे, वो लगभग आजाद शासकों की तरह राज कर रहे थे। कंपनी की नजर बंगाल के इसी खजाने पर थी। उस समय बंगाल के नवाब कौन थे, मतलब जब अंग्रेजों ने ध्यान देना शुरू किया? देखिए, औरंगजेब के बाद मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को लगभग स्वतंत्र बना लिया था। वो बड़ा काबिल था। उसने राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद बदली और जमीन से लगान वसूलने की एक नई व्यवस्था, इजारेदारी, शुरू की। इजारेदारी मतलब ठेके पर देना? हाँ, लगान वसूली का काम ठेके पर दिया जाता था। उसके बाद उसका दामाद शुजाउद्दीन नवाब बना, फिर शुजाउद्दीन का बेटा सरफराज खान। लेकिन 1740 में अली वर्दी खान ने सरफराज को एक लड़ाई में गिरिया के युद्ध में मारकर सत्ता हथिया ली। अली वर्दी खान, इनका नाम भी सुना है। जी, अली वर्दी खान भी काफी काबिल नवाब था। उसने लगभग 16 साल राज किया। उसे मराठों के हमलों का लगातार सामना करना पड़ा। उसने ही यूरोपियों की तुलना, खासकर अंग्रेजों की, मधुमक्खी के छत्ते से की थी। हाँ, कि छेड़ो नहीं तो शहद देंगी, छेड़ा तो काट खाएंगी। बिल्कुल। उसे अंदाजा था कि ये लोग खतरनाक हो सकते हैं। अली वर्दी खान के बाद फिर सिराजुद्दौला नवाब बने और उनके साथ ही अंग्रेजों का सीधा टकराव शुरू हो गया। इसकी क्या वजह थी? अली वर्दी खान का नाती था सिराजुद्दौला, जो 1756 में नवाब बना। वो जवान था, थोड़ा गर्म मिजाज का भी कहते हैं। अंग्रेजों से उसके झगड़े की कई वजहें थी। जैसे? पहली, अंग्रेज नवाब की इजाजत के बिना कलकत्ता में अपनी फैक्ट्री फोर्ट विलियम की किलेबंदी कर रहे थे, दीवारों को ऊंचा कर रहे थे, तोपे लगा रहे थे। दूसरी, वो नवाब के कुछ दुश्मनों को, जैसे एक था कृष्णदास, उसे अपने यहाँ कलकत्ता में पनाह दे रहे थे। नवाब के कहने पर भी उसे सौंपा नहीं। अच्छा, और वो दस्तक वाली बात भी थी? हाँ, वो सबसे बड़ी वजह थी। वो जो फरोख्सियर से उन्हें दस्तक मिला था ना, टैक्स फ्री व्यापार का पास। हाँ, 3000 सालाना वाला। जी, कंपनी उसका तो फायदा उठा ही रही थी। पर कंपनी के जो कर्मचारी थे, वो अपना निजी व्यापार भी उसी दस्तक को दिखाकर बिना टैक्स दिए कर रहे थे। अच्छा। और हद तो ये थी कि वो ये दस्तक भारतीय व्यापारियों को पैसे लेकर बेच भी देते थे। अरे! इससे नवाब को भारी राजस्व का नुकसान हो रहा था। सिराज ने इस पर रोक लगाने की कोशिश की, पर अंग्रेज माने नहीं। ट्रीकी घटना भी हुई थी, है ना? हाँ, जब सिराज इन सब बातों से नाराज होकर कलकत्ता पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया। जून 1756 में
तो उसके बाद एक अंग्रेज अधिकारी था J.Z. हॉलवे, उसने ये कहानी फैलाई कि नवाब के लोगों ने 146 अंग्रेज कैदियों को रात भर एक बहुत छोटी सी घुटन भरी कोठरी में बंद कर दिया और अगली सुबह जब दरवाजा खोला तो उसमें से सिर्फ 23 ही जिंदा बचे, बाकी सब दम घुटने से मर गए। ये बात सच थी? देखिए, इस घटना की सच्चाई पर और खासकर मरने वालों की संख्या पर काफी विवाद है। कई इतिहासकार इसे हॉलवेल का मनगढ़ंत किस्सा या बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया गया मानते हैं, पर अंग्रेजों ने इसे सिराज की क्रूरता के सबूत के तौर पर खूब प्रचारित किया और इंग्लैंड में भी गुस्सा भड़काया। और फिर हुआ प्लासी का युद्ध 1757 में। ये क्या वाकई एक युद्ध था या कुछ और? प्लासी, जो 23 जून 1757 को हुआ, वो असल में युद्ध से ज्यादा एक सौदा और धोखा था, एक षड्यंत्र था। षड्यंत्र कैसे? हुआ ये कि जब कलकत्ता पर सिराज का कब्जा हो गया तो मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव सेना लेकर आया। उसने पहले तो कलकत्ता वापस ले लिया और नवाब से एक संधि भी कर ली, अलीनगर की संधि। लेकिन क्लाइव का इरादा नवाब को हटाने का था। उसने चुपके से नवाब के सेनापति मीर जाफर को नवाब बनाने का लालच दिया। मीर जाफर, जो उसका अपना सेनापति था? हाँ, और सिर्फ मीर जाफर ही नहीं, नवाब के और भी बड़े अधिकारी जैसे दीवान राय दुर्लभ और बंगाल का एक बहुत बड़ा बैंकर था जगत सेठ, उन सबको इस साजिश में शामिल कर लिया। ओह! तो जब प्लासी के मैदान में लड़ाई शुरू हुई तो नवाब की सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो मीर जाफर के अधीन था, वो लड़ाई नहीं, वो बस खड़ा देखता रहा। तो सिराज तो आसानी से हार गया होगा? बिल्कुल, सिराज को भागना पड़ा। बाद में मीर जाफर के बेटे मीरन ने उसे पकड़वाकर मरवा दिया। तो प्लासी असल में अंग्रेजों की सैन्य जीत नहीं थी, बल्कि कूटनीति और धोखे की जीत थी। लेकिन इसने बंगाल में अंग्रेजी हुकूमत की नींव डाल दी। तो मीर जाफर नवाब बन गया जैसा तय हुआ था, पर क्या वो अंग्रेजों की उम्मीदों पर खरा उतरा? मीर जाफर 1757 से 1760 नवाब तो बन गया, पर वो पूरी तरह अंग्रेजों की कठपुतली बनकर रह गया। उसे क्लाइव का गीदड़ भी कहा जाने लगा था। क्लाइव का गीदड़? हाँ, उसने इनाम के तौर पर कंपनी को खूब सारा पैसा दिया। कलकत्ता के पास 24 परगना की जिम्मेदारी दी। कंपनी के अफसर भी उससे निजी तौर पर खूब तोहफे वसूलते रहे। पर बंगाल का खजाना भी आखिर कब तक चलता? जब मीर जाफर अंग्रेजों की लगातार बढ़ती पैसों की मांग पूरी नहीं कर पाया तो 1760 में अंग्रेजों ने उसे हटा दिया। हटा दिया? फिर किसे बनाया नवाब? उसके दामाद मीर कासिम को। मीर कासिम? वो कैसा नवाब था? वो भी कठपुतली था? नहीं, मीर कासिम 1760 से 1763 मीर जाफर जैसा नहीं था। वो काफी योग्य और महत्वाकांक्षी शासक था। वो अंग्रेजों के चंगुल से निकलना चाहता था। अच्छा, उसने क्या किया इसके लिए? उसने सबसे पहले अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर, बिहार शिफ्ट कर ली ताकि कलकत्ता में बैठे अंग्रेजों की रोज रोज की दखलंदाजी से बच सके। दूरी बना ली। हाँ, फिर उसने अपनी सेना को यूरोपीय तरीके से ट्रेनिंग दिलवाने की कोशिश की। मुंगेर में तोपें और बंदूकें बनाने के कारखाने भी खोले। अपनी नौकरशाही को ठीक करने की कोशिश की। ये तो बड़े कदम थे। बिल्कुल, और सबसे बड़ा कदम उसने उठाया वो दस्तक के मामले में। जब अंग्रेजों ने दस्तक का दुरुपयोग बंद नहीं किया तो मीर कासिम ने एक चाल चली। उसने सभी के लिए, मतलब भारतीय व्यापारियों के लिए भी, बंगाल के अंदर व्यापार पर लगने वाले सारे टैक्सी खत्म कर दिए। अरे वाह, मतलब सबको बराबर कर दिया? हाँ, ताकि अंग्रेजों को जो नाजायज फायदा मिल रहा था वो खत्म हो जाए। इस कदम से तो अंग्रेज बुरे तरह भड़क गए होंगे। बिल्कुल, उनका तो खास प्रिविलेज ही खत्म हो गया था। नतीजा ये हुआ कि अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच लड़ाई छिड़ गई। अंग्रेजों ने मीर कासिम को हरा दिया और 1763 में फिर से मीर जाफर को नवाब बना दिया। फिर से मीर जाफर? हाँ, मीर कासिम हार कर भाग गया। वो भागकर अवध पहुंचा। अवध? और वहां उसने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और जो नाम मात्र के मुगल बादशाह थे उस समय, शाह आलम द्वितीय, जो खुद भी एक तरह से अवध में ही शरण लिए हुए थे, उन दोनों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक मोर्चा बनाया। अच्छा, 3 लोग मिल गए, मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय। जी, और इसी मोर्चे का नतीजा था बक्सर का युद्ध 1764 में। बक्सर का युद्ध, इसे प्लासी से ज्यादा अहम क्यों मानते हैं इतिहासकार? सही कहा आपने। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 प्लासी के धोखे के बिल्कुल उलट एक असली घमासान लड़ाई थी। इसमें एक तरफ ये तीनों भारतीय शासक थे और दूसरी तरफ अंग्रेज सेना जिसका नेतृत्व कर रहा था मेजर हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो? हाँ, और इस लड़ाई में अंग्रेजों ने इन तीनों की मिलीजुली फौजों को निर्णायक रूप से हरा दिया। ये सिर्फ बंगाल के भागे हुए नवाब की हार नहीं थी, बल्कि ये अवध के शक्तिशाली नवाब और खुद हिंदुस्तान के मुगल बादशाह की हार थी। ओह, ये तो बहुत बड़ी जीत थी अंग्रेजों के लिए। बहुत बड़ी।
इस जीत ने अंग्रेजों को उत्तर भारत की सबसे बड़ी सैन्य ताकत बना दिया। अगर प्लासी ने बंगाल में अंग्रेजी प्रभुत्व की शुरुआत की थी तो बक्सर ने उस पर मुहर लगा दी। ये एक वास्तविक सैन्य विजय थी जिसने भारत में अंग्रेजों का भविष्य तय कर दिया। बक्सर के युद्ध के बाद फिर इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। उसमें क्या तय हुआ? बक्सर की जीत के बाद रॉबर्ट क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर आया। वो बड़ा चतुर था। उसने हारे हुए शासकों के साथ अलग अलग संधियां की, जिन्हें इलाहाबाद की संधि कहते हैं। 2 मुख्य संधियां हुई। कौन कौन सी? पहली हुई मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ। बेचारे बादशाह के हालात तो पहले ही खराब थे। उसने बस 26 लाख रुपए सालाना पेंशन के बदले में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी हमेशा के लिए कंपनी को सौंप दी। दीवानी मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार। हाँ, राजस्व यानी टैक्स वसूलने का पूरा अधिकार। ये सबसे बड़ी चीज थी जो अंग्रेजों को मिली। बदले में कंपनी ने अवध से कड़ा और इलाहाबाद के जिले छीनकर बादशाह को दे दिए उसके खर्चे पाने के लिए। और दूसरी संधि हुई अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ। उस पर युद्ध के हर्जाने के तौर पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। उससे कड़ा और इलाहाबाद के जिले छीन लिए गए और उसे अपने ही राज्य की सुरक्षा के लिए अंग्रेजी सेना रखनी पड़ी, जिसका सारा खर्चा भी नवाब को ही उठाना था। मतलब अवध भी एक तरह से उनके कंट्रोल में आ गया। हाँ, वो एक तरह से मित्र राज्य बन गया, पर उसकी आज़ादी खत्म हो गई। तो ये दीवानी मिलना अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल। दीवानी मिलने का मतलब था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो विशाल राजस्व था, जो टैक्स का पैसा था, वो अब सीधे कंपनी के खजाने में आने लगा। अब उन्हें इंग्लैंड से सोना चांदी लाने की जरूरत नहीं थी व्यापार करने या अपनी सेना का खर्चा उठाने के लिए। वो भारत के पैसे से ही भारत में अपनी सेना बढ़ा सकते थे और ज्यादा इलाके जीत सकते थे। अब भारत में ब्रिटिश राज की असली शुरुआत आप यहीं से मान सकती हैं। तो ये थी कहानी यूरोपियों के आगमन से लेकर बंगाल में अंग्रेजी राज की स्थापना तक की। काफी उतार चढ़ाव वाली कहानी है ये। हाँ। चलिए आज की चर्चा यहीं रोकते हैं। श्रोताओं के लिए एक आसान सा सवाल छोड़ जाते हैं जिसका जिक्र अभी हुआ भी था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।